हम मैथ्स की एक मैराथन रन करने जा रहे हैं। मैराथन का क्या मतलब होता है? लंबी रेस। ठीक है, मैराथन जो होती है वो बहुत लंबी रेस होती है। तो हम मैथ्स की एक बहुत लंबी रेस करने जा रहे हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक ये है कि मैथ्स के सारे टॉपिक्स को आज ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सारे का मतलब क्या हुआ? सारे का मतलब सारे। ये मैथ्स में जो बेसिक आपके पास टॉपिक्स आते हैं, हर दफ़ा एक नई बात सुनने को मिलती है। ज़रा उन सारे टॉपिक्स को एक दफ़ा समझते हैं वो होते क्या हैं। यानी मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि वो प्रोसेसेस क्या हैं कि आप बहुत अच्छे से रेशोज़ निकालने लगें, लेकिन आपको पता तो चले रेशो क्या होता है। बात समझ आ रही है? तो शुरू करते हैं। मैथ्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट एडिशन। बहुत मुश्किल सवाल है, आप लोगों को आता है? करते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। ज़रा आप में से कोई बच्चा कर सकता है तो जल्दी से कर दे। करें लिख के करना है ताकि ये पूरा मैराथन आपकी कॉपी में नज़र आएगा। कहाँ से शुरू होता है मैराथन? 23 + 22। ओए होए कहाँ से शुरू करते हैं जमा करना? हम राइट साइड से शुरू करते हैं। ओके, 2 और 3 5, 2 और 2 4। ये कौन सी एडिशन कहलाती है? विदाउट कैरिंग एडिशन थी है। इसी में नंबर मैं चेंज कर दूं। अब क्या होगा? फिर राइट से शुरू करेंगे, लेकिन जब राइट से शुरू करेंगे तो जब इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर वंस के बजाय टेंस में आ सकता है। 9 और 7 16। तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, 1 टेंस में ले जाएंगे तो आंसर आएगा 76। ये ऐड करते जाइए, करेक्ट आंसर अपने पास लिखते जाइए। आ गया सबका 76? वेरी गुड भाई। क्लास 6 7 8 बड़ी क्लास बैठी हुई है, बड़े खुश हो रहे हैं छोटे छोटे सवाल करके। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एडिशन के साथ ही, एडिशन जैसा ही सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? हम किसी को कुछ दिया होता है उसे वापस ले लेते हैं। मेरे पास 80 रुपये थे, आपने मुझसे 20 रुपये ले लिए, कितने बचे? 60 रुपये। तो ज़रा 56 - 23 करके दिखाइए। अरे वाह। फिर ये राइट से शुरू किया था, पहले राइट वाला करेंगे फिर लेफ्ट वाला करेंगे। सबका आंसर आ गया 33। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहा हूँ। आ गया सबका? ओके, आगे चलें। ये क्या कहलाती है? विदाउट बोरोइंग सब्ट्रैक्शन। अब बोरोइंग वाली सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। फटाफट इसका जवाब निकालिए। एक बच्चे ने तो बता भी दिया। ओके, क्या करा हमने? कहा कि ऊपर वाला छोटा है। ऊपर वाला जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और छोटा होता है तो नीचे वाला क्या करता है? उसको उसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको बोरो करवा देता है। तो ये 6 के बजाय 5 हो जाएगा, ये 1 के बजाय 11 हो जाएगा। 11 में से 9 माइनस किए 2 बचे, 5 में से 4 माइनस किए 1 बचे। 12 इज़ दी आंसर। समझ में आ गया? आया भाई होगा ना। मतलब अगर ये नहीं आया हुआ तो 6 7 8 में क्या कर रहे हैं बच्चे? तो ये तो हम जस्ट पुराना कुछ रिवाइज़ करते हुए जा रहे हैं कि कोई चीज़ हम मिस ना करें। मैराथन है ना, तो शुरू से 0 किलोमीटर से शुरू हो रही है। सर ज़रा डस्टर का इंतज़ाम कीजिएगा, इरेजर का। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एडिशन आ गई, सब्ट्रैक्शन आ गई। मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको आती ही होगी। जब 2 बार बार प्लस करना हो, जब कोई एक ही नंबर सेम नंबर बार बार प्लस करना हो, तो हम कहते हैं इतनी दफ़ा एक ही नंबर को प्लस करने के बजाय हम कुछ शॉर्टकट याद कर लेते हैं। होता है ना लाइफ में, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ एक ही नंबर्स को बार बार प्लस कर रहे होते हैं। होता है ना लाइफ में ऐसा। कहाँ होता है? 1 लीटर पेट्रोल 200 रुपये का है, 2 लीटर डलवाए तो 200 और 200।
3 लीटर डलवाए 200 और 200 और 200, 5 लीटर डलवाए 200 और 200 और 200 और 200, 10 लीटर डलवा लिया तो फंसी जाएंगे 200 200 200 200 बोल बोल के, है ना। जब सेम नंबर बार बार रिपीट होता है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है एडिशन के लिए, तो हमने कुछ शॉर्टकट्स बना लिए हैं एडिशन के, सेम नंबर की बार बार रिपीटेड एडिशन के शॉर्टकट्स बना लिए हमने, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जब एक ही नंबर 1 2 3 4 5 दफ़ा रिपीट हुआ तो हमने कहा भाई इस 200 को 5 दफ़ा रिपीट ऐसे कर लो, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अब कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? सेम कॉन्सेप्ट को, सेम नंबर को बार बार रिपीट करके ऐड करना हो अगर, तो उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इन इटसेल्फ कोई नई चीज़ नहीं है, एडिशन की ही एक शक्ल, ठीक है। ओके, तो करें ज़रा इसको जल्दी से कर दें। 5 0 0 0 0 0 5 2 0, अरे वाह, 1000 1000 सबका आ गया, आ गया। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं कैसे कि भाई जैसे हमने एडिशन में किया था ना, सिंपल एडिशन से कॉम्प्लेक्स किया तो क्या बन गई, वो कैरी वाली एडिशन बन गई। सब्ट्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स किया तो क्या बन गई, बोरो वाली सब्ट्रैक्शन बन गई। अब मल्टीप्लिकेशन को कॉम्प्लेक्स करते हैं, देखते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स वाली आती है या नहीं। चलो भाई ये करके दिखा दें पहले आप फटाफट। इसमें क्या करना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस एडिशन के ही सब्स्टिट्यूशन के लिए था। ये एक उर्दू में हम कहते हैं ना, ये एक जुगाड़ है प्रोसेस, ये कोई रियल प्रोसेस नहीं, एक जुगाड़ है कि वंस को जब मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ही लिख दें, जब टेंस पे जाएं तो एक यूनिट छोड़ दें, एक जगह छोड़ दें और टेंस से शुरू करें। जब हंड्रेड्स पे जाएं तो 2 जगह छोड़ दें ताकि 100 से ही शुरू करें जवाब। ये वाला ये ट्रिक है इसमें। अच्छा, डिस्कशन के बगैर होगा भाई। बच्चा 4 5 6 7 8, ज़ाहिर है 8 वालों का 5 वालों से मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है करें। 1 का जवाब आ गया भाई, आप जी अपने पास रखें जवाब। एनीवन एल्स? हमारा जवाब आ गया तो हम अपना जवाब शुरू करते हैं निकालना। देखिएगा आप मेरे जवाब से कितना करीब करीब हैं। गुड और ओके, वेरी गुड। अब आप जो कर रहे हैं वो करते हैं, जिनका हो गया वो मैच कर लें। 8 2 16, 8 9 72 प्लस 1 73, 8 7 56 प्लस 7 is 73, फिर हो गया 8 5 47, 3 2 6, 9 3 27, 9 3 27, 7 3 21, 22 23, 3 5 15 16 17, 4 2 8, 4 9 36, 7 4 28, 29 30 31, 4 5 20 प्लस 3 23। देखें आप सब लोगों का कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, करीब करीब तो नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही आना चाहिए था। तो ऐड कर लिया 6 9 15 और 3 18, 10 17, 10 11 12 13, 5 2। सही है, समझ आ रहा है? कुछ गलत किया मैंने? कहाँ ये पता नहीं।
8 2 जार 16, 8 9 जार 72 प्लस 1 73, 8 7 जार 56 प्लस 7 कहाँ गया मैं 63, 8 5 जार 40 प्लस 6 46 था ये। ओ तो फिर सब लोगों ने सही क्यों कर दिया? अच्छा, बताया नहीं किसी ने मुझे। अब सही है भाई, अब सही है, ठीक है, जवाब ठीक आ रहा है। तो जिसका वो जवाब नहीं आ रहा जो मेरा आ रहा है, वो इस जवाब पे एक सर्कल कर ले। इससे क्या होगा, इस मैराथन में भागते भागते जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको पकड़ते जाएंगे। अच्छा यहाँ कुछ मुश्किल है, कोई बात नहीं, इसको ज़रा रगड़ के साफ़ कर लेंगे, चमका के इसको दिया बना देंगे। अच्छा जी, अब ज़रा जल्दी से एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो यहाँ छोड़ दीजिएगा, मेरे साथ साथ भागिएगा। मैराथन में अपने से कोई भागे कभी? कभी मैराथन में भागे? रास्ते में जूस के स्टॉल बहुत आते हैं उसमें, लेकिन अगर साथ साथ भागना होता है तो आपने मेरे साथ जूस पी लिया नहीं पिया तो मेरे साथ चलो, जूस छोड़ दो, आगे दूसरा मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये जूस पूरा नहीं पिया, कोई बात नहीं, छोड़ दें, अभी आगे दूसरा मिल जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल और दे रहा हूँ, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा। इसके लिए आपको दूंगा मैं कुछ मिनट्स, और आपको इसका जवाब जो है वो चेक करवाना पड़ेगा। इसका जवाब चेक होगा, जिसका ठीक होगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसका ठीक नहीं होगा उसको कुछ थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत करेंगे, देखेंगे कि है कि नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई ये बताइए, अगली बात, मल्टीप्लिकेशन के बाद अगला सवाल क्या आता है? डिवीज़न पे ही दुनिया दूसरी खुल जाती है। जब तक एडिशन चल रही थी और एडिशन की मुख्तलिफ़ किस्में चल रही थी, यानी मल्टीप्लिकेशन चल रही थी, तब तक बच्चों के कंट्रोल में बेसिक मैथ्स थी। जहाँ पे एडिशन ख़त्म हुई, मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हुई, एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। ये दुनिया है डिवीज़न की। अब मसला ये है कि ये पता नहीं है कि जो मैं चला रहा हूँ वो क्या है, वो कैसी दिखती है, लेकिन मैं चला रहा हूँ। आज स्कूल से, घर से स्कूल किस चीज़ पे आए, किसी चीज़ पे आया, वो कैसी दिखती है नहीं पता, बस ये कि मैं आ गया। अजीब सी बात है ना, मोटरसाइकिल पे आए, गाड़ी पे आए, वैन में आए। असद भाई किस पे आए? मोटरसाइकिल पे आए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट है क्या। डिवीज़न के कॉन्सेप्ट में अक्सर बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि मैं अभी पूछूंगा, देखिएगा सब बच्चे जवाब नहीं दे सकेंगे। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन क्या है? बार बार सेम नंबर को ऐड करने की ट्रिक। अगर सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है, ये मैंने जो लिखा था 2539 मल्टीप्लाई बाय 358, कहना ये चाह रहे हैं कि 2539 358 दफ़ा बार बार लिखा हुआ था, बार बार एक ही नंबर लिखा था, 2539 2539 2539 बार बार लिखा हुआ था। उसको हमने जो है वो कितनी दफ़ा लिखा हुआ था? 358 दफ़ा एक ही नंबर लिखा हुआ था। तो उसको हमें शॉर्टकट से ऐड करने का तरीका निकाला था, ये मल्टीप्लिकेशन कहला रही थी। ओके, लेकिन मैंने कहा अब आप मुझे बताएंगे, लाइए, अब आप मुझे बताएंगे कि डिवीज़न का क्या होती होगी। ये डिवीज़न किसे कहते हैं? डिवीज़न में करना क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? कोई प्यारा सा बच्चा, बच्ची, बड़े बड़े सारे बच्चे बैठे हुए हैं टीचर्स के अलावा। जी भाई, डिवीज़न का कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? दोबारा पूछूं, बता सकते हैं? बता सकते हैं? अम्मार भाई, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? कोई चीज़ जो सेम नंबर, ये शर्त है, सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा हो,
तो जितनी दफ़ा वो ऐड होगा उससे उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट है किसी एक ही नंबर को बार बार ऐड करने से बचने का। फिर पूछूं, याद रहेगा नहीं रहेगा, फिर पूछना ही पड़ेगा जी। शायान, क्या है मल्टीप्लिकेशन? किसी एक नंबर को बार बार ऐड करना हो तो उसका शॉर्टकट है। जैन, क्या है मल्टीप्लिकेशन? किसी एक नंबर को बार बार प्लस करना था। अब्दुल्लाह भाई, क्या है मल्टीप्लिकेशन? क्या है? ज़बरदस्त, शाबाश। लड़कियों में से कोई बोलना चाहेंगी? जी दारा। किसी एक नंबर को बार बार प्लस करने का। किसी एक ही नंबर को बार बार प्लस करने का नाम है, शॉर्टकट का नाम है मल्टीप्लिकेशन। पीछे से किसी से पूछ लूँ, दिल चाह रहा है किसी का बोलने का? मुस्तफ़ा, किसी एक ही नंबर को बार बार ऐड करना चाहें। लग रहा है कि आयशा सिद्दीक़ा का बोलने का बहुत दिल चाह रहा है। आयशा सिद्दीक़ा, किसी एक नंबर को बार बार प्लस करने का शॉर्टकट है मल्टीप्लिकेशन। सही है, बात समझ आ रही? ओके। डिवीजन क्या होता है यार? ये ऐसे ही कोई जुमला डिवीजन के लिए भी होना चाहिए, ऐसे ही कोई जुमला डिवीजन के लिए होना चाहिए। डिवीजन क्या होता है? कोई जुमला बनाओ ऐसा 8 7 6 5। हाँ, डिवीजन का कोई जुमला चाहिए जी। एक बारी भाई पूछूंगा जी। ऊपर से नीचे लाने को डिवीजन कहते हैं। ओके, सही है, मतलब मजाक नहीं उड़ाया मैंने, मैं सिर्फ थोड़ा सा फ़नी रख रहा हूँ क्लास को। एक जुमला है, ठीक है, एक कोशिश की बच्चे ने कम से कम जी। और जी शायान, आपके पास इसके बाद आऊँगा जी। कुछ चीज़ें बच्चों में बांटनी है तो डिवीज़न इस्तेमाल की जाएगी। अगर बच्चों में नहीं बांटनी, बड़ों में बांटनी है तो नहीं कर सकते डिवीज़न। अच्छा, तब भी कर सकते हैं जी। मोहम्मद, किसी भी नंबर को आधा करना, किसी भी नंबर को अगर आधा करना हो तो डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर क्वार्टर करना हो तो भी डिवाइड करेंगे। ओके, सही है, सही तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोग। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? हम मिलके कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे ना। सर आप सर हैं, आप कहाँ बताएंगे? हम मिलके एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम पक्का बोल सकेंगे हाँ ये डिवीजन में फिट आती है। अगर मुझे ये बता दिया जाए कि किसी चीज़ के बराबर, ये ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या बोला था मैंने, एक ही नंबर बार बार आएगा तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक चलेगी। अगर वो नंबर चेंज होता रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नहीं चलेगी। किसी नंबर को बिल्कुल एक जैसे बराबर के छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो तो जो ट्रिक इस्तेमाल की जाती है उसको डिवीजन कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी चीज़ को बराबर के छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो तो वो डिवीजन कहलाती है। पॉज करें भाई ज़रा। क्या कहा मैंने? और जो मैं कह रहा हूँ वो लिखते भी जाइए टैबलेट पे। अगर जो टैबलेट वाले जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो टैबलेट पे इंफॉर्मेशन लिखते भी जाएं। किसी भी चीज़ को बराबर के छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो ट्रिक होती है उसको डिवीजन कहते हैं। और लफ्ज़ भी सुने ना, लफ्ज़ क्या है? डिवीजन। डिवाइड दिस रूम इनटू 20 इक्वल पोर्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसी और जगह अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ यहाँ अप्लाई होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन सिर्फ वहाँ अप्लाई होगी जहाँ सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अगर मैंने कहा 200 एक दफ़ा प्लस करो, 201 एक दफ़ा प्लस करो, 50 एक दफ़ा प्लस करो, अब मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकलेगा। सिमिलरली डिवीजन सिर्फ तब चलेगी जबकि बराबर के टुकड़ों में तोड़ना हो। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कमरा है, उसकी लंबाई 10 फुट है। अगर मेरे पास एक कमरा है, उससे पहले रेड लाइट, उसकी लंबाई 10 फुट है,
तो बताइए कि अगर मैं इसको 5 टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ बराबर बराबर, तो एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ये है डिवीज़न। ज़रा सुनिएगा दोबारा। अगर मैं इस 10 फुट कमरे को 5 बराबर टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? मेरा जुमला समझ आ रहा है बेटा? डिवीज़न किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ जिसका कि मुझे पता है उसको कितने टुकड़ों में तोड़ना है मुझे पता है, तो मैं बता सकता हूँ कि एक टुकड़े का क्या साइज़ होगा। ठीक है, पॉज करना है। अब देखिए कि थोड़ा सा इसमें अब रियलिटी लाते हैं, नंबर्स वाली रियलिटी जो आप मैथ्स में कर रहे होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी 100 फुट लंबे पोल को, सड़क को बराबर के टुकड़ों में तोड़ूं, जो कि एक टुकड़ा 20 का नहीं, कम का करो ना थोड़ा, 5 फुट का हो, एक टुकड़ा 5 फुट का हो, यूं कहिए हर 5-5 फुट पे मैं एक गमला रखना चाहता हूँ, यानी 100 फुट की सड़क के 5-5 फुट के टुकड़े करना चाहता हूँ, तो कितने टुकड़े होंगे? 5-5 फुट के टुकड़े करना चाहता हूँ, इक्वल टुकड़े। तो इसके लिए हम जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ये डिवीज़न का प्रोसेस है। यही बात करने के 2 अंदाज हैं, इस पे मैं आता हूँ। 5-5 फुट के इक्वल टुकड़े करना चाहता हूँ, तो ये जो प्रोसेस है ये बताएगा। करके देखते हैं क्या करूँगा मैं। आप लोगों में से किसी को HTO का तरीका आता है, किसी को नहीं आता। जिसको आता है वो HTO से कर ले, इसको नहीं आता वो डायरेक्ट कर ले। तो मैं कहूँगा 5 2 10, 5 0 0, तो 20 आंसर आ गया। 20 टुकड़े होंगे। अब बताओ क्या रियल ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 5000 फुट लंबी सड़क पे हर 1.5 फुट पे आपको एक सरिया लगाना है, तो कितने सरिये लगाने हैं आप निकाल सकेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये डिवीज़न की कहाँ ज़रूरत पड़ती है कि इस 2 किलोमीटर की सड़क पे मुझे हर 300 मीटर पे एक पोल लगाना है। 2 किलोमीटर की सड़क है, 300 मीटर पे, हर 300 मीटर पे एक पोल लगाना है। 300 मीटर के टुकड़ों में तकसीम कर दो, कितने टुकड़े बनेंगे? ये रियली में ज़रूरत है मुझे मालूम करने की, ताकि मैं उतने पोल्स का ऑर्डर करके खड़े करूँ वहाँ पे। चलो इसी सवाल को सॉल्व करते हैं, और ये सवाल एक लेवल बढ़ा भी रहा है। सवाल सुनिएगा, छोटे बच्चे बड़े मिलाकर। एक 2 किलोमीटर की रोड है और मुझे हर 250 मीटर के बाद एक पोल लगाना है। एक जैसे फासले पे पोल लगेगा, एक जैसे, तो डिवीज़न इस्तेमाल हो गई ना। एक जैसे टुकड़ों में तोड़ना किसी बड़ी चीज़ को, ये डिवीज़न होती है। एक जैसे टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे टुकड़ों में तोड़ना है? 250 मीटर के टुकड़ों में तोड़ना है। तो कितने टुकड़े बनेंगे? 2 4 6 8 10। कैसे करूँगा डिवाइड? क्या करूँ? ज़रा प्रोसेस तो देख लें ज़रा। एक मसला अब नया खड़ा हुआ यहाँ पे कि कभी भी हम 2 ऐसी चीज़ों को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर पे डिवीज़न के वक्त तो इस बात का बहुत ही ख्याल रखते हैं कि सेम यूनिट हों, सेम यूनिट होने चाहिए। यानी यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे है मीटर, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर या तो इसको भी मीटर में करें या इसको किलोमीटर में करें। तो आसान ये होता है कि छोटे यूनिट में कर दें, किलोमीटर को मीटर में कर दें।
तो ये कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 2 किलोमीटर में कितने यूनिट, कितने मीटर हो गए, 2000। तो 2000 मीटर को जब हमने 250 से डिवाइड किया, अगेन मैं अभी डिवीज़न के प्रोसेस की डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि डिवीज़न होती क्या है। तो हमने कहा 250 1 ज़ा 250, 250 2 ज़ा 500, मुझे 250 का टेबल याद है अगर, तो मैं ऐसे ही कर लूँ, 250 3 ज़ा 750, 250 4 ज़ा 1000, तो 258 ज़ा 2000 होता है। तो 8 टुकड़े होंगे सड़क के बराबर बराबर, 250 मीटर के 8 टुकड़े होंगे। तो डिवीज़न क्या होती है, समझ में आया? डिवीज़न किसे कहते हैं, किसी चीज़ को बराबर के टुकड़ों में तकसीम करना। ठीक है, सही है भाई। गर्ल्स, डिवीज़न क्या होती है, एक चीज़ को बराबर के टुकड़ों में तोड़ना है। जुमला याद कर लेना। माज, क्या होती है डिवीज़न, बराबर टुकड़ों में तोड़ना, एक जैसे टुकड़ों में तोड़ना। वो तादाद मैं बता दूंगा कितने टुकड़ों में तोड़ना है, सिचुएशन में अलग अलग होता है ना। या तो ये बता दो कि कितने टुकड़ों में तोड़ना है, तो पता चल जाएगा कि एक टुकड़े का साइज़ क्या होगा, या ये बता दो कि किस साइज़ का तोड़ना है, तो पता चल जाएगा कितने टुकड़े होंगे। दोनों बातें पता चल सकती हैं। अगर मैं कहूँ 2000 मीटर की रोड है, 8 टुकड़ों में तोड़ना है, कितने का एक टुकड़ा बनेगा, ये भी पता चल जाएगा डिवीज़न से। खुद ब खुद 250 आंसर आ जाएगा। अगर ये पता करना है कि 250 के टुकड़ों में तोड़ना है तो कितने टुकड़े होंगे, ये भी डिवीज़न से पता चल जाएगा। ठीक है ज़ैन। अगला सवाल ये है कि ये डिवीज़न के साथ साथ एक नई चीज़ हमारे पास आई, वो है फ्रैक्शन। सवाल जाने से पहले हम पहले ये कर रहे हैं, फ्रैक्शन में एंटर होने से पहले, कि एक सड़क है जो 2842 मीटर की है, जिसमें हर 12 मीटर के बाद मुझे गमला रखना है। तो सड़क को बराबर से 12 मीटर के टुकड़ों में तोड़ना है। सेम 12 मीटर के बहुत सारे टुकड़े करने हैं। तो कितने टुकड़े होंगे, ये करने के लिए हम डिवीज़न करेंगे। आप इसका जवाब निकाल लीजिए, मैं जवाब नहीं बताऊंगा। ये एक और चीज़ होती है, एक और दुनिया है डिवीज़न की दुनिया में, जो मैंने लिखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 को 250 के सेम टुकड़ों में तोड़ना है। 2000 लिखा था ना। तो क्या आप लोगों को याद है कि ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीज़न को? डिवीज़न को लिखने का एक तरीका होता है 2000 डिवाइडेड बाय 250। डिवीज़न को लिखने का एक तरीका होता है 2000 अपॉन 250। ये बात याद है? ये बात याद है। और इस तरह के लिखे हुए सवालों को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जिसको हम कुछ सिंप्लीफिकेशन, लोएस्ट टर्म्स में लाना। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है। तो ये इस दुनिया में हम अरिथमेटिक की डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अभी मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऐसे बाकी हैं जो कि देना ज़रूरी है, फिर हम डेप्थ में जाएंगे। डिवीज़न की डेप्थ में अभी काफ़ी काम बाकी है, जैसे डेसिमल पे बात होना बाकी है, जैसे फ्रैक्शन की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको समझना बाकी है, जैसे कि रिड्यूसिंग टू द लोएस्ट टर्म करना बाकी है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस डिटेल, उस गहराई में हम नहीं जा रहे हैं। अभी अगले मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए जा रहे हैं। ये समझ में आ गया डिवीज़न क्या होती है? अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। कि 2000 को 250 के टुकड़ों से में तोड़ना था तो ऐसे लिखा था, लेकिन फ्रैक्शन को एक और वजह से भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़रा वही सबसे कॉमन मिसाल उठाते हैं किस चीज़ की? ये क्या चीज़ होती है? पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा के स्लाइसेस करने थे। एक पिज़्ज़ा के 4 स्लाइस किए, उनमें से एक खा लिया। इसको लिखने का एक तरीका होता है, जितने टुकड़े किए थे वो आता है नीचे,
उसमें से जितने टुकड़े इस्तेमाल किए वो आता है ऊपर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। याद नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं कहूँ 1/4 तो इसका क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? मैंने 1/4 पिज़्ज़ा खाया, क्या मतलब होगा कि एक पिज़्ज़ा लिया, उसके चार इक्वल हिस्से किए। बार बार हम आ रहे हैं उधर ही, जो हमने एक जैसे टुकड़ों में तोड़ना है तो डिवीजन कहलाएगी। अगर मैंने पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े तो किए और मैंने यूं 4 टुकड़े किए, 1 2 3 4, और उसमें से एक टुकड़ा खा लिया और आपको एक टुकड़ा दे दिया और कहा तुमने भी 1/4 खाया, मैंने भी 1/4 खाया, तो आप खुश हो जाएंगे? नहीं है। ये 1/4 तब माना जाएगा जब वो बीच में एक लफ्ज़ आएगा। कौन सा लफ्ज़? इक्वल। याद रखिएगा, डिवीजन में हमेशा इक्वल टुकड़ों की बात होती है। तो अगर मैं 1/4 कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मैंने किसी भी चीज़ को 4 टुकड़ों में कैसे किया? इक्वल डिवाइड किया। समझ में आ गई? तो अब अगर मैं इसमें 3/4 बोलूँ तो क्या मतलब होगा? 4 में से 3 खा लिए, एक छोड़ दिया, 3 खा लिए। अच्छा, आखिरी बात, फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आज 5/4 पिज़्ज़ा खा लिया, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? इसका मतलब क्या होगा? नहीं, मतलब बताएं। इंग्लिश में मतलब बताएं, उर्दू में मतलब बताएं, क्या मतलब होगा? ना, मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैथमेटिक्स का नहीं पूछ रहा मैं। मैंने 4 पिज़्ज़ा खा लिए। अभी आप बताइए दोबारा से, अभी मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया? मैंने एक पिज़्ज़ा के 4 बराबर टुकड़े करके उन टुकड़ों में से एक खाया। ये पूरा जुमला कौन बोल के दिखाएगा? मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया? एक पिज़्ज़ा को 4 बराबर टुकड़ों में करके उनमें से एक स्लाइस खाया। अभी मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया? एक पिज़्ज़ा को 4 बराबर टुकड़ों में किया था, उसके 2 स्लाइस खा लिए। अभी मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया? एक पिज़्ज़ा को हम सब ने 4 बराबर टुकड़ों में करके उसके 3 मैंने खा लिए, एक तुम्हें दे दिया। अभी मैंने क्या किया? एक पिज़्ज़ा को 4 बराबर टुकड़ों में करके 4 खा लिए, तो मैं कह सकता हूँ मैंने एक पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। ये जो हो रहा है ना, वो ऐसे हो रहा है कि मैंने एक पूरे पिज़्ज़ा को 4 टुकड़ों में करके पूरा खा लिया, आपके पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े करवा के उसमें से भी एक ले लिया। तो 4 टुकड़े करवाए सबके पिज़्ज़ास के, अपने पिज़्ज़ा के तो 4 खा लिए, दूसरे का भी एक और लेके खा लिया। ये तब ये सूरत हाल बनेगी। इसलिए ये क्या ये अच्छी बात थी? क्या ये कोई अच्छी बात हुई? नहीं अच्छी बात। तो इसलिए इम्प्रॉपर बात है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाता। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर वाला छोटा ही रहे, न्यूमरेटर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो माना जाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब 5 6 7 हो जाएगा, यानी नीचे वाले से बड़ा हो जाएगा ऊपर वाला, तो फिर आप कहेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, इसमें कोई होल नंबर भी शामिल हो गया। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? आखिरी बात, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक पूरा पिज़्ज़ा और 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा और, है ना? अगर मैंने 4 टुकड़ों वाले 5 टुकड़े खा लिए तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक पूरा पिज़्ज़ा और 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा और? तो इसको कहते हैं 1 होल नंबर 1/4, है ना? सुना लग रहा है? डिटेल्स में अभी हम नहीं जा रहे। हर प्रोसेस को करना कैसे है अभी इस डिटेल में हम नहीं जा रहे। हर कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हैं, ये होती क्या चीज़ है, ये फ्रैक्शन क्या होता है और ये होल नंबर का क्या मतलब होता है। कि अगर कोई चीज़ हमने टुकड़े कम तोड़े थे, इस्तेमाल ज़्यादा कर लिए, तो इसका मतलब है कि कोई एक चीज़ पूरी इस्तेमाल की है और बाकी कुछ फ्रैक्शन में इस्तेमाल किया है। तो इसलिए 5/4 का क्या मतलब होता है? किया हुआ है। जिन लोगों ने इम्प्रॉपर को होल नंबर में कन्वर्ट जिन्होंने किया हुआ है वो समझ गए होंगे कि 5/4 1 होल नंबर 1/4 में कैसे कन्वर्ट होता है। और इसका मतलब क्या होता है? 1 होल नंबर यानी एक पूरा नंबर, बाकी कुछ फ्रैक्शन में। ठीक है,
आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फ्रैक्शन को आपस में ऐड कैसे किया जाए, फ्रैक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। मैंने 2 टुकड़े लिए थे पिज़्ज़ा की दुकान से, मेरे दोस्त ने 1 टुकड़ा लिया पिज़्ज़ा की दुकान से, हमारे मिला के कितने टुकड़े हो गए? 4 में से 3 टुकड़े हो गए हमारे पास। ये फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगेन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी डेप्थ में हम जाएंगे आपको पढ़ाते वक्त। अभी तो हम ये समझना चाहते हैं कि और कौन कौन से नाम हैं जो हम सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं है वो क्या चीज़ होती है। आगे चलें, अगला कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जो आपके पास पहला टॉपिक आता है, वो टॉपिक होता है खान एकेडमी में। क्या नाम है टॉपिक का? प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? ये प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल। ओके, ये प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? उर्दू में अगर कहूँ तो क्या बोलूँ इसको? क्या बोलूँ? क्या लिखा है भाई? तनासुब। ओके, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? प्रोपोर्शंस का एक और नाम है, क्या नाम है? दूसरा नाम है इसका रेटियो, रेशो। रेशो क्या होता है भाई? अब मैं पूछूंगा कि कोई मुझे सही जवाब दे दे, मे बी मौज़म बताए या शायद शहीर बता दे या ताहा बताए, लेट्स सी। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले छोटी क्लास का बच्चा बताने की कोशिश करे। जी, रेशियो क्या होता है? ये क्या चीज़ होती है रेशियो? कॉन्सेप्ट समझना है हमें। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं आपको प्रोसेस समझाऊं, कॉन्सेप्ट समझना है। रेशियो होता क्या है? जी सर। जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है और हमें उससे उसको रेशियो का मल्टीप्लाई करना होगा, हमें किसी चीज़ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। ठीक है, लेकिन शायद बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, तो हमें और आसान करके बतानी पड़ेगी। और आसान करते हैं, हम चाहते हैं एक ऐसा जुमला, जैसे मल्टीप्लिकेशन का जुमला आसान समझ में आ गया ना, डिवीज़न का जुमला आसानी समझ में आ गया। कोई पूछे डिवीज़न क्या होती है, बता सकते हैं। कोई कह दे फ्रैक्शन क्या होती है, बता सकते हैं। किसी चीज़ को बराबर के टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, है ना। तो अब बता, रेशो का ज़रा कोई आसान सा कोई जुमला बनाते हैं। रेशो क्या होता है? रेशो, 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 रेशो। मैं ही बताऊंगा क्या? मुझे ही बताना पड़ेगा। ओ, अच्छा चलें बाजी, बात सुनिएगा। बाज़ औक़ात बाज़ मामलात में नंबर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने मुश्किल होते हैं, इतने सारे होते हैं कि रोज़मर्रा की बातचीत में बात समझाना मुश्किल होता है। इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से एक रेशो है और दूसरा परसेंटेज है। ये सब के सब एक ही टॉपिक से निकले हैं, वो टॉपिक है डिवीज़न और फ्रैक्शन। ये सब डिवीज़न फ्रैक्शन के टॉपिक हैं। जिसको डिवीज़न फ्रैक्शन नहीं आएगी वो रेशो नहीं कर सकता, परसेंटेज नहीं कर सकता, यहीं फंसा रहेगा। ये सब एक ही टॉपिक से निकले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? डिवीज़न और फ्रैक्शन। अब डिवीज़न और फ्रैक्शन में बात इतनी मुश्किल होती है, बात इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि बात को आसान करने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम, जिनको हम रेशो और परसेंटेज कहते हैं। तो पहला जुमला तो हम लिख लेते हैं अपने पास। ये रेशो और परसेंटेज दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। रेशो परसेंटेज क्या है? रेशो परसेंटेज मुश्किल मैथमेटिकल रिलेशनशिप को आसान अल्फाज में बताने का तरीका। क्या है रेशो परसेंटेज? मुश्किल, ज़रा ये चीज़ें काम की लिख लेते हैं। डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल, भाई जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। जो ज़रूरी चीज़ है उस पर ज़रा फोकस करते हैं। मुश्किल मैथमेटिकल रिलेशन, डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल
रिलेशन, जैसे पिछले वाली बात में मैंने क्या की थी, इक्वल, इक्वल पे फोकस करो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा बार बार, रिलेशन, इसका उससे क्या रिलेशन है को आसान अल्फाज में बताने के लिए। लो भाई, हम करने चले थे आसान, बच्चों के लिए यही टॉपिक मुश्किल हो गया। ये रेशियो और परसेंटेज बनाया किसने था, क्यों था, ताकि बात आसान करके बताई जा सके। यही बच्चों के लिए और मुश्किल हो गया। गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसको आसान ही समझना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ज़रा पहला जुमला चल के देख लेते हैं कि सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जी मारिया, पहली पड़ाव पे पहली बात हमने क्या की, ये रेशियो और परसेंटेज क्या करते हैं, रिलेशन का मतलब ताल्लुक। जो दो चीज़ों में, तीन चीज़ों में मैथ्स का ताल्लुक है वो मुश्किल है, तो उसको आसानी से एक्सप्लेन कर दो। अब ये जुमला यहां से शुरू होगा, वी मेक इजी डिफिकल्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूजिंग रेशियो एंड परसेंटेज। अब ये जुमला कंप्लीट हो गया। वी मेक इजी, वी जनरेट एन ईजियर रिप्रेजेंटेशन, हम आसान बनाते हैं दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों का मुश्किल मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो होता है उसको आसानी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये होता है रेशियो और परसेंटेज की पहली वजह। अब ज़रा इसकी बात करते हैं। भाई बात सुनो, कल हमारे घर में दावत है, आप सबको बुलाया है, उस दावत में आप लोग शरीक होंगे। भाई वो माइक ग्रीन है, जलबुझ तो नहीं हो रहा? ओके, आप लोगों को एक दावत में बुलाया है, लेकिन आपसे, मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, काम भी करेंगे ना भाई, दावत में आएंगे तो अपने स्टूडेंट्स को दावत में इसीलिए बुलाते हैं बेटा, ताकि उनसे काम करवा लें, आखिर में थोड़ा खाना भी खिला देंगे। तो कोई काम है मुझे आपसे, काम ये है कि भाई कोई तकरीबन बहुत सारे लोग आ रहे हैं चाय पीने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं चाय पीने के लिए, और चाय में एक बच्चा जो है वो चीनी मिलाने का इंतज़ाम करेगा और एक बच्चा चाय में दूध मिलाने का इंतज़ाम करेगा। पत्ती पकी हुई आएगी, पत्ती का पानी पका हुआ आ जाएगा, एक बच्चा चाय में चीनी मिलाएगा, एक बच्चा चाय में दूध मिलाएगा, ठीक है, दो बच्चों की ज़रूरत होगी, सही है। अब करना ये है कि टोटल 7050 दूध के चमचे होंगे, हिसाब से मिलाना हर कप में भाई, कम ज़्यादा ना हो जाए। कितने था कहीं लिख लेना भाई ज़रा। भाई टोटल 7050 दूध के चमचे मिलाने होंगे। मेहमान कितने आ रहे हैं मेरे, अभी नहीं बता रहा, बस आते जाएंगे मिलाते जाएंगे। आप पूछेंगे सर, आप क्या पूछेंगे, लॉजिकल सवाल क्या होगा? नहीं, और आसान, आज तो चालाक थोड़ी हैं आप लोग, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, और आसान सवाल पूछेंगे आप। एक वेटर आ रहा है सामने से, कप ले लेके भाग भाग के, चाय के ब्लैक कलर के, उसमें चाय का पानी पड़ा हुआ है, और आपके सामने से गुजर रहा है। आपकी ड्यूटी क्या है उसमें? दूध मिलाना। दूसरे की ड्यूटी क्या है? चीनी मिलाना। चीनी वाले को मैंने बताया कि भाई तुम ऐसा करना, कहाँ गया, हाँ मैं अपने दिमाग से सोच के बता रहा हूँ, बहुत तेज़ दिमाग है मेरा। तो मैं ऐसा करना, 4700 चीनी के चमचे तैयार रखना। तुम 4700 चीनी के, तो कौन चीनी मिलाएगा? लड़कियों में से किसी चीनी मिलवाते हैं, ज़ाहरा मिलाएगी। ओके भाई, लाइबा ने कहा है कि ज़ाहरा चीनी बहुत अच्छी मिलाती है, तो ज़ाहरा चीनी मिलाएगी। और यहाँ से किससे हम दूध कौन मिलाएगा भाई? दूध ये राफ़े मिलाएंगे, ठीक है। राफ़े भाई जैसे ये कप वाला भागते हुए, ज़ाहरा कप वाला भागते हुए, आपने फ़ौरन चीनी मिलानी है, आपने फ़ौरन दूध मिलाना है। ये आ गया कप वाला, मिलाओ भाई, चीनी मिलाओ। कितनी मिलाओगी? 1 चम्मच मिला देगी ये, चाय वापस कर देंगे वो मुझे। पहला सवाल ये था जो आपको पूछना चाहिए था, सर आपने ये तो पता नहीं क्या बता दिया, 7050 चमचे, 4700 चमचे, आपको मुझे क्या बताना चाहिए था?
एक कप में कितनी मिलाऊं, ये पूछा आपने मुझसे। क्या पूछा आपने मुझसे? ये मुश्किल मैथमेटिकल रिलेशनशिप था। 7050 चमचे मिलेंगे टोटल चाय में। सर आसान बता दें, एक कप पे कितने मिलाऊं? हाँ पूछा ना आपने। ये 4700 चमचे मिलेंगे सारी चाय में। सर इजी बता दें, क्या बता दें कि एक कप में कितने मिलाऊं। ये एक कप में कितने होंगे ये मालूम करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उसको रेशो कहते हैं। एक में कितना होगा उसी हिसाब से बाकी में मिला लूँगी। तो असल में पता है क्या था, ये देखिए 1:3 था मिल्क और 1:2 था शुगर। इस बात का क्या मतलब हुआ, कोई देख के बता सकता है? भाई मिल्क 1:3 मिलाना, यानी कप अगर एक हो तो दूध कितना होगा? 3 चमची। अगर कप 2 हो जाए, ज़रा साफ कर लूँ बोर्ड, ज़रा बोर्ड। भाई ये लिख लिया था 4000 और 7000 कुछ क्यों लिख पाया था? नहीं लिखा था, चलो कोई बात नहीं लिखे, कोई बात नहीं। ये बताइए कि 1:3 ऐसे लिखते हैं। अगर कप एक था तो दूध कितना था? 3। अब मैं किसी से ही पूछ लूँगा, तैयार रहेगा। जैन अगर कप 3 होंगे तो दूध कितना होगा? 9। 1:3। अगर ये 1 है तो ये 3, अगर ये 2 हैं तो ये 6, अगर ये 3 है तो ये रेशो होता है बेटा, ये रेशो होता है। इतनी सी बात है, बात समझ में आई? रेशो किसे कहते हैं? ये फिक्स रहेगा। अचानक से चलते चलते ये नहीं हो जाएगा कि आज से ना ये 1:4 हो जाएगा, नहीं होगा। रेशो हमेशा क्या रहेगा? जो भी रेशो आपको एक दफ़ा दे दिया वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। मैंने बता दिया अब चाय में हमेशा 3 चमची दूध डलेगा। अब बता दो 2035 कप अगर होंगे तो कितना दूध ले आऊँ? रेशो पता है, अगर एक कप में 3 था तो 2035 कप में 3 × 2035 कर दो, पता चल जाएगा कितने चमचे दूध चाहिए होगा। नहीं निकालें, लेकिन रेशो का इस्तेमाल कहाँ होगा पता चल गया कि मुश्किल रिलेशनशिप थे, इतना सारा कप में इतना सारा दूध डलेगा। समझने के लिए, आसान करने के लिए हम किस तरह से बात करते हैं? रेशो की शक्ल में बात करते हैं। इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, अगर ये इतना होगा तो वो कितना होगा। बात समझ आ रही है? आगे चलें, एक और मुश्किल सवाल देता हूँ मैं रेशो के हिसाब से। भाई ये बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपने मुझसे दुकान किराए पे ली तो मैं आपसे चार्ज करूँगा पूरे साल के 9328 रुपये $। अब सही है? अच्छा, अब आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगे? नहीं यार, दिन के थोड़ी पूछते हैं किराए। हाँ, पूछना चाहेंगे सर महीने का बताएं ना। क्यों महीने क्यों पूछना चाहते हैं? हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस दुकानदार जो है वो महीने पे निकालते हैं। तो महीने का पता चले किराया कितना है तो मैं देखूँ ना, मुझे फ़ायदा होगा, मैं नुकसान में रहूँगा ये दुकान किराए पे लेके। साल का बता दिया आपने मुझे किराया, समझ रहे हैं बात? एक महीने का बताएं ना सर कि कितना किराया होगा। ये जो लफ्ज़ है ना, एक का बता देना कितना हुआ। भाई ये ले जाओ, कीनू ले जाओ, कीनू ले जाओ। ये कीनू जो है वो 750 रुपये के 28 कीनू हैं। 750 रुपये के 28 कीनू हैं। आप क्या पूछेंगे? यार फैसला नहीं हो रहा है, सस्ते हैं कि ज़्यादा हैं? देखना ज़रा, 750 रुपये के 28 कीनू हैं। फैसला नहीं हो पा रहा कि महंगे हैं कि? समझ में आ रही है बात कि फ़ैसला करना मुश्किल है 28 को देखते हुए। ये 28 से कैसे बताऊँ ये महंगा है कि ज़्यादा है? आपको क्या चाहिए? या तो आप किसी बेसिक यूनिट में ले आओ उसको, या तो 1 कीनू का बता दो भाई, या 1 दर्जन कीनू का बता दो, या 1 किलो, अगर कोई चीज़ किलो में तोली जाती तो 1 किलो का बता दो। 1 यूनिट में ले आओ ताकि फ़ैसला करना क्या हो, आसान हो जाए। तो फिर वही बात याद आई आपको, मैंने क्या कहा था? रेशो की मदद से हम क्या करते हैं? चीज़ों को आसान कर देते हैं, उनके रिलेशनशिप को।
बहुत मुश्किल सा लंबा सा नंबर होता है, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और नंबर ऐसे ही लिखा होता है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? अगर आपको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाना नहीं आएगा तो आप रेशो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था रेशियो और परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन और डिवीजन आना चाहिए। तो इसको ये बताने के लिए कि एक कीनू कितने का था, आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, है ना। देखें तो 750 को 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़रा 1 मिनट में फटाफट सारे बच्चे ये बता दें कि एक कीनू कितने का था। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, और जब तक वीडियो पॉज कर लें। इसी तरह से जो दूसरी बात है रिलेशनशिप दो चीज़ों में, कप और चीनी, कप और दूध, पिंजरा और परिंदे, दो चीज़ों में रिलेशनशिप निकालना है आपको कि अगर एक में इतने होते हैं तो 50 में कितने होंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर 200 में इतने होते हैं तो एक में कितने होंगे, है ना। ये रिवर्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। रिलेशनशिप ही होगा हमेशा 2 से 3 चीज़ों का। यानी मैंने कहा मैंने भाई 500 कीनू खाए और टोटल जो बीज निकले वो 8,500 बीज निकले। तो अब सवाल है कि एक कीनू में कितने बीज थे। ये रिलेशनशिप है एक कीनू का बीज के साथ। तो ये रिलेशनशिप ही रेशो से निकल रहा होता है, और रेशो के लिए क्या कर रहे होते हैं हम? डिवीज़न कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आ रही है? तो अगेन किसी को रेशो समझ में नहीं आया अगर, तो उसको कहाँ मसला हो रहा होगा? इसका मतलब है डिवीज़न का प्रॉब्लम होगा, फ्रैक्शंस का प्रॉब्लम होगा। सही है ज़ैन? अगली बात पूछने जा रहा हूँ। अगली बात है परसेंटेज। हमारे प्यारे बेटे अब्दुल अहद के इस दफ़ा आए पेपर्स में 1575 में से 1195 नंबर। ओहो, 1195 आउट ऑफ 1575। समझ नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा है या कम है, क्योंकि नंबर क्या है? बहुत सारे हैं, बड़ा नंबर है। बड़े नंबर के बारे में ये समझना मुश्किल होगा कि ये ज़्यादा था कि कम था। यानी अगेन क्या चीज़ नहीं आ रही होगी हमें समझ में? रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा होगा। दूसरा एक और बड़ा मज़े का काम है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा होगा, वो ये कि बाकियों के भी नंबर देखूं ज़रा। तो भाई एक और बच्चा है, उसके 2025 में से 1822 आ गए। एक और बच्चा है, उसके 750 में से 625 आ गए। कौन बच्चा ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है अब्दुल हादी? स्टूडेंट नंबर ए, बी और सी। मिर्चें लग रही हैं किसी को? सीसी कर रहे हैं ना जी। जैन, कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है? टोटल नंबरों का हासिल करदा नंबरों से क्या ताल्लुक़ है? आसान अल्फाज में बता दो। यही कहना रेशो था। यही एक और स्टाइल से कहना क्या बन जाएगा? परसेंटेज। कि यार अंदाज़न बताओ 100 में से अगर आते तो कितने आए, ऐसे समझना हमको आसान लगता है। भाई इस मूवी को 9,275 लोगों ने देखा, जिसमें से 2,525 ने इसको पसंद किया। यार आउट ऑफ 10 बता दो क्या रेटिंग आई। देखिए कभी आपने मूवी की रेटिंग आती है आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10 आती है, स्टार बना हुआ होता है ना। देखिए किसी रेटिंग, कार्टून में रेटिंग आती है ना, 7.5 रेटिंग है, 8.5 रेटिंग है, 6.5 रेटिंग है, 4 रेटिंग है। 5 से नीचे रेटिंग चलेगी, आप कहते हैं यार ये बेकार ही होगी। समझ में आ गए ना सन? अगर मैं हज़ारों में बताता 2,975 लोगों में से, 3,225 लोगों में से, ऐसे करके बताऊंगा तो समझ में आना मुश्किल होगा। बात को आसान करके समझने के लिए हमारे पास जैसे रेशियो था वैसे परसेंटेज है। परसेंटेज में बस एक बात समझ लें अच्छी तरह से कि परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं। रेशियो में हम बोल रहे थे कि 1 का निकाल लो। रेशियो में क्या बोल रहे थे हम? 1 का निकाल लो। रेशियो में क्या करते थे? सर 1 कप का बता दें, बाकी समझ में आ जाएगा।
एक कप में कितनी चीनी मिली। रेशो में हमारा टारगेट क्या था, एक का पता चल जाए कि एक का दूसरे से क्या ताल्लुक है, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको। याद आई बात, ये बात याद है अब्दुल्लाह भाई, जैन भाई? रेशो में हमने क्या किया था कि ये फैसला कर रहे थे कि एक यूनिट कितने का है ना, एक कप में कितना आएगा, ये बता दें एक कप में कितना दूध आएगा। लेकिन परसेंटेज में हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा बता दो समझो जैसे कि 100 में से कितना आएगा। ये जो भी तुम रिलेशनशिप बता रहे हो, इतने में से इतने नंबर आए, सोचो अगर 100 नंबर टोटल होते तो उसमें से कितने आए होते, ऐसा बता दो मुझे। तो परसेंटेज का लफ्ज़ भी पता है किस चीज़ से निकला है, परसेंटेज। पर कहते हैं के नीचे, सेंटेज कहते हैं 100 को, कि अगर 100 में से आते तो कितने आते। इस भाई के अगर 100 में से आते तो कितने आते, इस भाई के अगर 100 में से आते तो कितने आते। अभी आप बता देंगे, मैं आपसे निकलवा नहीं रहा। जैसे मैंने कहा, ये क्लास प्रोसेस सिखाने की नहीं है, ये क्लास कॉन्सेप्ट समझाने की है। तो अगर मैं आपको परसेंटेज निकाल के बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का, बड़े बच्चों को तो पता ही होगा, छोटे वाले को बड़े वाले से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना से ही करना होता है। तो मैं आपको अपने दिमाग से करके बताता हूँ। हंसी क्यों आ रही है यार, किसी का दिमाग तेज़ है, आप जलते हैं यार उससे। तो मेरा दिमाग ये बता रहा है कि अगर ये 100 में से आता तो ये होता 89.98%। तो परसेंट का एक साइन भी लगाते हैं हम साथ में, छोटा सा, देखा कभी आपने लगा हुआ, ये साइन होता है परसेंटेज का साइन। ये लिखा हुआ है जी 1195 डिवाइड बाय 1575 इंटू, ये है जी 75.87%, और आखिरी है 625 पर 750 इंटू 83.33%। अब बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा मार्क्स लेके आया मुकाबलतन, बता सकती हैं आप, ए, बी या सी? थोड़ी देर पहले तो मिर्चें लगी हुई थी सबको, सी कर रहे थे, अब अचानक से ऐसी बदतमीजी से बात करने लगे, ए इधर आओ। नहीं, ए के मार्क्स ज़्यादा है, बताना आसान हो गया आपके लिए, आसान हो रहा है ना। मुश्किल मैथ्स के रिलेशनशिप को आसान अल्फाज में बताना, मैथ्स के मुश्किल रिलेशनशिप को आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करना। और उस कोशिश में दो स्टाइल है हमारे पास, या तो ये बता दो एक कितने का आया, एक में कितने डले, तो हम कौन सा रिलेशनशिप बता रहे हैं, हम रेशो की बात कर रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं यार ऐसा समझा दो जैसे 100 में से कितने आए, तो हम कौन सी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। मौज़म भाई बात समझ में आ रही है? रेशो, परसेंटेज दोनों एक ही टॉपिक हैं, दोनों डिवीज़न और फ्रैक्शन के टॉपिक हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क नज़र में, जाविये में फ़र्क है कि अगर एक से मुकाबला करके देखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, रेशो, और अगर 100 के मुकाबले में देखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, परसेंटेज। लो भाई, कितनी सारी बातें हमने आज बता दी। क्या कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स में से कुछ रह गया? ज़रा मैं पूछ रहा था क्लास 7 के एंड पे जो आप लोग पूरा अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्स, उसके टॉपिक्स की लिस्ट तो बताइएगा। पहले आपने बताया प्रोपोर्शन, रेट्स, रेशोज़ और इंटीजर्स। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी बात बार बार आ रही होती है, तो ज़रा जल्दी से ये भी देख लेते हैं इंटीजर क्या होता है। क्या मकसद था आज की क्लास का कि हर वो नई टर्म जो मैथ्स में आप सुनते हैं वो आपके लिए बिल्कुल अजनबी ना हो कि कौन क्या है, ये क्या करना होता होगा। प्रोसेस टीचर सिखा देगा, लेकिन टर्म तो समझ में आए ये होती क्या है। भाई ये इंटीजर क्या होता है, नंबर क्यों नहीं बोल सकते, ये इंटीजर क्या होता है? तो बहुत सारे नंबर्स को देखने के बहुत सारे तरीक़े, मैं सारे तरीक़े आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूँ अब्दुल हादी भाई जी, अब्दुल हादी भाई ज़रा गिनती सुनाइए शुरू से।
अगर ये कह रहे हैं 1 2 3 तो क्या ज़ीरो नहीं होता गिनती में? जो लोग 1 से गिनती पढ़ेंगे जैन भाई, जो 1 से गिनती पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हम जो है ना वो कौन सी गिनती गिन रहे हैं? नेचुरल नंबर गिन रहे हैं। ऐसे ही कुछ है, याद है किसी को? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अगर कोई ये कह रहा है कि बस गिनती 1 से गिनो, भाई कोई चीज़ होती है तो 1 से ही शुरू होती है ना, 1 से वो नहीं होती तो फिर गिनने की क्या ज़रूरत है? वो है ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं 1 से गिनती गिनो, ये पुराने ज़माने में कहते थे लोग। तो हम कहते थे नेचुरल नंबर है, कुदरत में ऐसे ही नज़र आएंगे। दरख्त कितने हैं? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ज़ीरो दरख्त तो आप बोलेंगे नहीं ना, ठीक है? तो जब हम गिनती ऐसे गिनना चाहें जिसमें ज़ीरो भी शामिल ना करें, हम कहेंगे भाई नेचुरल नंबर में से एक नंबर बताओ, तो आप ज़ीरो नहीं बताएंगे। तो ये बताने के लिए आपको कि मैं कौन से नंबर्स में से पूछना चाहता हूँ, मैं नंबर्स का नाम रख देता हूँ। अगर मैं कहूँ होल नंबर में से कोई एक नंबर बता दो ज़रा, तो उसमें वो कौन कौन से नंबर आएंगे? उसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। जब गिनती 0 से शुरू करें तो हम कहेंगे जी होल नंबर की बात हो रही है, और कोई बात नहीं है इसमें, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं कर रहा मैं इसमें आपको। सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि नंबर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसके लिए मैं आपको एक नाम बताता हूँ। होल नंबर हो सकता है, आप कह रहे हैं 0 भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि नंबर माइनस में भी हो सकते हैं? वो कैसे? मेरे पास अभी मेरी मिल्कियत में कितने पैसे हैं? लेट सपोज मेरे पास 1000 रुपये हैं। मैंने 1000 रुपये बताए, मेरे पास प्लस 1000 रुपीज़ हैं। मैंने 1000 रुपये खर्च कर दिए, अब मेरे पास कितने रुपए हैं? 0 हैं। अब मुझे अचानक से और पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा उमर भाई बता 1000 रुपये दीजिएगा। उमर भाई से 1000 रुपये लेकर मैंने खर्च कर दिए। अब मेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास माइनस में 1000 हैं। कुछ नंबर बाज़ औक़ात माइनस में भी जाते हैं, क्योंकि जब मेरे पास पैसे आएंगे पहले मैं 1000 वापस करूँगा और फिर 0 पे खड़ा हूँगा, फिर मैं कुछ और कमा रहा हूँगा। समझ रहे हैं मोहम्मद भाई? बात समझ रहे हैं कि मेरे पास पैसे माइनस में भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, एक नंबर सोचिए जो होल नंबर्स में से हो, वो कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ आप जो नंबर सोचें, अब्दुल हादी भाई, अगर मैं चाहता हूँ कि आप जो नंबर सोचें वो माइनस में से भी हो सकता हो, तो वो नंबर का नाम मैं रखूँगा कि भाई इंटीजर्स में से कोई सोच लीजिएगा। अगर मैं इंटीजर बोलूँ तो क्या मतलब हुआ? ऐसे नंबर्स जिसमें प्लस में भी आता हो और माइनस में भी आता हो। ये माइनस में भी आ सकते हैं और प्लस में भी आ सकते हैं। ये बात कहने के लिए लफ्ज़ इंटीजर इस्तेमाल होता है। अब कोई मसला है इसमें? इंटीजर का क्या मतलब हुआ? इंटीजर का क्या मतलब हुआ? वो नंबर्स जो माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में। और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि होल नंबर होते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स हम 1.5 या 1/2 या 3/4 को इंटीजर नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं, वो किसी और दफ़ा पढ़ेंगे। अभी तो इंटीजर की बात यहाँ नहीं लगती। इंटीजर का जब पूरा चैप्टर आता है तो पता है क्या बातें करते हैं वो आपसे? वो देखते हैं कि आपको नॉर्मल नंबर प्लस करने तो आते हैं, क्या नेगेटिव नंबर्स प्लस माइनस करने आते हैं कि नहीं आते? मैं बस ये आपको छोटा सा टिप देना चाहूँगा। ज़रा जल्दी से बताइएगा गर्ल्स, पहले आपसे सवाल है। 5 + 11 क्या आंसर आएगा? 16। देख के करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बताइए। बताइए 5 - 11 क्या नंबर आंसर आएगा? लड़कियां, सारी लड़कियां बोलें शाबाश। तो ये जो जवाब है कि क्या आएगा, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन उस दुनिया में जाएगी जिसका आंसर 0 से छोटा भी आ सकता है, जिसका आंसर माइनस में भी आ सकता है, तो उसकी छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक बता के हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो ट्रिक क्या है कि जब आपको पता हो कि आप इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं?
जैसे इंटीजर आया आपको पता चल गया आंसर प्लस में भी आ सकता है, आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखते हैं। देखो भाई, बड़े नंबर को ऊपर लिखा, छोटे नंबर इन दोनों में छोटा कौन सा है, मैग्नीट्यूड वाइज 5, उसको नीचे लिखा, बड़े वाले के साथ बड़े वाले का साइन लगाया। इसका साइन क्या है, छोटे वाले के साथ छोटे वाले का साइन लगाया। क्या साइन है इसका, अगर ये दोनों साइन अपोजिट हैं तो आपस में ये वाला नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई में करते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस प्लस प्लस, ये मल्टीप्लाई में करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस तरह से नहीं सोचा करें, फंस जाते हैं बच्चे। ये ट्रिक ज़्यादा आसान है। अगर दोनों साइन उलट हैं, चाहे ऊपर वाले का माइनस हो नीचे वाले के प्लस हो, चाहे ऊपर वाले का प्लस हो नीचे वाले का माइनस हो, दोनों साइन एक दूसरे के उलट हैं, तो इन दोनों नंबर को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11 में से 5 गया, क्या बचा, और इस 6 के साथ साइन लगाएंगे दोनों में से जो बड़ा है उसका। तो यानी दोनों में से बड़ा कौन सा है, 11 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो माइनस में साइन लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा बच्चों बताओ -7 -15, तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं सोचूं, बड़े वाले के ऊपर लिखूं, कुछ नहीं सोचूं, बड़े वाले के ऊपर लिखूं, छोटे वाले को नीचे लिखूं, बड़े वाले का साइन बड़े वाले के साथ लगाऊं, छोटे वाले का साइन छोटे वाले के साथ लगाऊं। समझ में आ रहा है, दोनों के साइन सेम हैं, दोनों के साइन सेम हैं, दोनों माइनस हैं, तो फिर इन दोनों को क्या करूं, आपस में ऐड कर लूं। 15 और 7 22 हो गया। और साइन हमेशा किसका लगाएंगे हम, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है, तो यहाँ माइनस आ गया। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ऐड होंगे और बड़े वाले का साइन लगेगा। अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े वाले का साइन लगेगा। तो इंटीजर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस यही ट्रिक है, यही चलता जाएगा पूरी 6th क्लास 7th क्लास ऐसी चली जाएगी। आप मल्टीप्लिकेशन तक तो बहुत बाद में बात आएगी। तो वो अगेन जैसे मैंने कहा कि हर टॉपिक की डेप्थ में तो हम क्लास वाइज जाएंगे। ये इंटीजर होता क्या है अब समझ में आ गया। इंटीजर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद इंटीजर के बाद कौन सा टॉपिक था, आगे चलें। और एब्सोल्यूट वैल्यूज़, और ये भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इनइक्वालिटीज़, इक्वालिटीज़, अलजबरा। तो अलजबरा के ऊपर तो हमने बाकायदा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई हुई हैं जो हम क्लास 6 से दिखाना शुरू करते हैं, जिसमें बेसिकली अलजबरा क्यों आई, कैसे आई, उसका क्या इस्तेमाल है, पहले वो किसी ख़ास जगह पे आई थी, फिर ये सब जगह ही क्यों फैल गई, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं उसमें। और फिर वो इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, और फिर उसका ताल्लुक़ ग्राफ से क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस हम उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए अलजबरा को मैं यहाँ पे अगर दोबारा से बताऊँगा तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ज़्यादा बेहतर है कि उसको वहाँ पे शुरू से देख लिया जाए, उसके स्टेप सारे फॉलो कर लिए जाएँ। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जब मैथ्स बनी थी, जब मैथ्स की ज़रूरत पड़ी थी, मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं था। एक सब्जेक्ट होता था आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, जूते कैसे बनते हैं ये सब्जेक्ट होता था, जिसके टीचर्स होते थे वो सिखाते थे। एक सब्जेक्ट होता था आज से 300 साल पहले, घड़ी कैसे बनती है, ये बहुत अमीर लोग करते थे ये काम। आपको पता है पहले वॉच मेकर्स वर वन ऑफ द मोस्ट रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, रिचेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी इन द वर्किंग क्लास, वॉच मेकर्स, क्योंकि पहले हर एक को घड़ी बनानी नहीं आती थी। तो ये एक सब्जेक्ट होता था, घड़ी कैसे बनती है। अब जो भी काम आप कर रहे होते थे उसके लिए अगर नंबर्स का कोई इस्तेमाल करने के लिए आ गया तो नंबर्स का कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता था। अगर आप घड़ी बनाने में कुछ नंबर्स को यूज़ करें तो घड़ी बनाने के अंदर नंबर्स यूज़ कर लें। आप बात समझ रहे हैं कि मैथ्स कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं था। ज़्यादातर नंबर्स का इस्तेमाल वहाँ होता था जहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, शेप्स का इस्तेमाल होता था।
रोज़मर्रा के कामकाज में कितना इस्तेमाल होता है नंबर का? आप बताइए, सुबह से लेकर रात तक अपने घर के काम में कहाँ कहाँ नंबर इस्तेमाल करती हैं आप? कहीं भी नहीं करती, कहीं भी नंबर्स का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है। मोबाइल फ़ोन में नंबर मिलाने के लिए भी नंबर का इस्तेमाल नहीं करते अब तो, हम नाम से सेव हो गया। कहाँ इस्तेमाल है नंबर का? बहुत से बहुत कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो देख लेते हैं कितने की है और हमारे पास उतने पैसे हैं कि नहीं हैं। बच्चे तो वो भी नहीं देखते, है ना, ख़रीद लेते हैं, कहते हैं बस अब्बा के पास होंगे, है ना। हम कहते हैं ना कि वो गरीब वालिदैन के मिलियनियर बच्चे हैं सारे माशाल्लाह। तो घड़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी देखने के लिए कि अभी भी टाइम है वैन आने में, थोड़ी देर और सो जाओ, है ना, इसलिए देख लेते हैं घड़ी। सही है। नंबर्स का इस्तेमाल नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी टेक्नोलॉजी आती जा रही है उतना कम हो गया। तो ज़्यादातर नंबर्स का इस्तेमाल असद भाई, पुराने ज़माने में ज़्यादातर नंबर्स की ज़रूरत पड़ती थी कंस्ट्रक्शन के काम में, कि अगर मैं इतनी चौड़ी दीवार बना रहा हूँ तो उसमें कितनी ईंटें ऑर्डर करूँ, ये हिसाब लगाने के लिए नंबर्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती थी। अगर मैं एक गोल गुंबद बना रहा हूँ और उसकी इतनी गोलाई है और उसमें इतने पहल रखना चाहता हूँ तो बताओ कि कितने एंगल से एक एक ईंट लगेगी, ये जानने की बड़ी ट्रिक्स होती थी। इन ट्रिक्स के माहिर होते थे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े एक्सपर्ट समझे जाते थे, कि उनके पास ट्रिक्स होती थी कि बता सकते थे कि अगर तुम्हारे गुंबद का साइज़ बीच में से इतना है तो गुंबद का घेरा इतना बड़ा होगा। बहुत बड़ी ट्रिक थी एक ज़माने में ये। अब तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि अगर मुझे रेडियस पता हो तो सर्कमफेरेंस बता दूँगा। तो पुराने ज़माने में असल में मैथ्स जो थी वो पूरी की पूरी एक ही टॉपिक में इंक्लूडेड होती थी। वो टॉपिक अब हम उसको जानते हैं ज्योमेट्री के नाम से। पुराने ज़माने में मैथ्स पूरी की पूरी ज्योमेट्री की रिप्रेजेंटेशन थी, कि अगर एक सर्कल होगा उसका यहाँ से इतना फासला होगा तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, ये मालूम करना चाहते थे हम। ये कहाँ इस्तेमाल होता होगा? ये कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बातें लिखने के लिए शॉर्टकट लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई, जो शॉर्टकट लैंग्वेज थी डिफ़िकल्ट ज्योमेट्री की डायग्राम के लिए। यार मैं यहाँ से जा रहा था, आबादी के एतबार से लोगों का मैंने रुझान और रवैया देखा, तो कुछ लोगों ने ऐसे जवाब दिए, कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि उनको मौजूदा हुकूमत से किस किस किस्म के सवाल हैं, किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, और उन लोगों के जो जवाबात थे वो कुछ ऐसे बन रहे थे। अब ये जो पूरी बात है, बड़ी लंबी बात है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बन रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बोल दिया। तो इस शक्ल की लिखाई की सूरत में रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड थी। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि अलजेब्रा वाज द लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री। बस इतना ही बताऊँगा, मैं पढ़ा नहीं रहा अलजेब्रा। तो अगर मैं एक जुमले में हर चीज़ का एक एक जुमला निकाला है ना हमने, तो अलजेब्रा क्या होती है भाई? अलजेब्रा इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री। दोबारा सुनाइए जी अब्दुल हादी भाई। अलजेब्रा इज़ द क्लास 6 वालों को तो ये पढ़ाया भी इन्होंने, क्लास 6 और कौन है क्लास 6? ये बात पढ़ी थी ना हमने। अलजेब्रा इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री। लेकिन ज्योमेट्री में लिखने के बाद हमें इतना मज़ा आया कि हमने कहा इतना शॉर्ट पूरी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में पूरी बात समझा दी हमने। इतना मज़ा आया, हमने हर कॉन्सेप्ट में ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया मैथ्स वालों ने। उन्होंने एडिशन भी की तो ज्योमेट्री अलजेब्रा में शुरू कर दी। उन्होंने रेशो प्रोपोर्शन बताना शुरू किए तो वो भी अलजेब्रा में बताना शुरू कर दिए। उन्होंने परसेंटेज निकालनी शुरू की तो वो भी अलजेब्रा में शुरू कर दी, क्योंकि अलजेब्रा वॉज अ वेरी सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। लेकिन ये मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो अलजेब्रा को इंशाल्लाह आप लोग वहाँ कवर कीजिएगा। आज की आखिरी छोटी सी बात कि ये जो एरिया, पेरीमीटर, ये क्या चीज़ होती है, याद है आप में से कुछ लोगों को? इस क्लास तक जो भी पहुँचा है, ज़्यादातर बच्चे हमारी ज्योमेट्री की बुक पूरी करके आए हैं। ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे नहीं करके आए। तो ज़रा बताइएगा कि ये लेंथ क्या होती है? किसी भी चीज़ की लंबाई
एक पाइप है, लेट सपोज 1 इंच का है। ज़रा मैं चालाक बच्चों से पूछ रहा हूँ, जो बहुत चालाक बच्चे हैं, मतलब समझदार बच्चे हैं। जैन भाई, अब चालाकी दिखाने का वक्त आ गया, सीधो के बैठो। ज़रा गौर से सुनना, ये चालाक बच्चे इसका जवाब जल्दी दे देंगे। ये 1 इंच की मोटाई का पाइप है। पाइप समझते हैं ना, पाइप है। इसकी लंबाई लेट सपोज 1 फुट है, ठीक है। तो लंबाई निकालने का मतलब क्या हुआ, एक कोने से दूसरे कोने तक नाप लो, लंबाई निकल आएगी। इसको क्या कहते हैं, लेंथ। अच्छा, एक डब्बे के अंदर ले जाके मैंने ये पाइप रखा। अब देखिएगा, डब्बा बना रहा हूँ मैं, ट्रिकी सवाल है, दिमाग से सॉल्व करना होगा, ध्यान यहाँ रखिए, लिखने का काम नहीं होगा इसमें। अचानक से मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। इंफॉर्मेशन अब तक एब्जॉर्ब हुई हुई है। 1 फुट का डब्बा है, 1 फुट चौड़ा डब्बा है, 1 इंच चौड़ाई का पाइप है, और मैं एक डब्बे में इसको रख रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि डब्बे का कितना एरिया है। अब लफ्ज़ एरिया जो है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आता। एरिया कहना क्या चाहते हैं, एरिया का मतलब होता क्या है। अगर मैं कहूँ कि इस डब्बे में 1 इंच के 10 पाइप आ जाएंगे, अगर मैं कह रहा हूँ ऐसे 1 इंच चौड़ाई के और 1 फुट लंबाई के, 1 इंच चौड़े 1 फुट लंबे, ऐसे 10 पाइप आ जाएंगे, तो इस डब्बे की चौड़ाई कितनी थी, इस डब्बे की लंबाई कितनी होगी, इस डब्बे की लंबाई होगी 10 इंच। हाँ भाई, अब्दुल हादी भाई बता दिया आपने। आए जरा, शाबाश, जरा पॉज कीजिएगा मिस। अब हम बच्चों, सबसे पहले तो ये याद रखें कि हम सेम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ फुट है, यहाँ इंच है, और मैंने कहा था छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना आसान होता है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 12 इंच बाय 10 इंच के डब्बे की का एरिया होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 120 इंच स्क्वायर। 120 इंच स्क्वायर। स्क्वायर का लफ्ज़ बता के हम कह रहे हैं, ये लंबाई नहीं समझना। 120 इंच लंबाई की बात नहीं हो रही, इसलिए ये याद दिलाने के लिए यहाँ क्या लगाते हैं, छोटा सा 2, और इस 2 को कहते हैं स्क्वायर। 120 इंच स्क्वायर। अब 120 इंच स्क्वायर का मतलब क्या है, एक दफ़ा समझ लें, बार बार नहीं बताऊंगा, ये लाइफ लॉन्ग अब पता होना चाहिए आपको। किसी चीज़ का अगर एरिया 120 इंच स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 1 इंच के 120 स्क्वायर आ सकते हैं। किसी चीज़ का एरिया अगर 120 इंच स्क्वायर है, इसका मतलब है उसमें 1 इंच के 120 स्क्वायर आ सकते हैं। बना के दिखाता हूँ भी मैं आपको। कितनी लंबाई थी इसकी, 12 इंच नापते हैं इसके, 12, 6, ये 12 इंच हो गए। गिनना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंच हो गए। इसकी ये डेप्थ कितनी थी, 10 थी। ओके, अंदाजे से ही कर रहे हैं ना हम। भाई अगर मैं मान लूं कि यूं भी 1 इंच है और यूं भी 1 इंच है, इस डब्बे की लंबाई चौड़ाई, छोटे डब्बे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 1 इंच है। 1 इंच लंबाई
और 1 इंच चौड़ाई है छोटे डब्बे की, तो इसको कहेंगे 1 बाय 1 का स्क्वायर। क्या कहेंगे? 1 इंच बाय 1 इंच का स्क्वायर। स्क्वायर की क्या खास बात होती है? उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ 1 इंच स्क्वायर तो कितना हुआ? ये रहा 1 इंच स्क्वायर। अगर मैं कहूँ 2 इंच स्क्वायर, पॉज करेगा मिस, इंच स्क्वायर्स को गिनना शुरू कर दूं तो आप देखिएगा कि ये टोटली कितने बनेंगे स्क्वायर डब्बे? 120 डब्बे। तो अगर मैं कह रहा हूँ इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऐसी है 140 फुट स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 फुट बाय 1 फुट के 140 डब्बे आ सकते हैं इसमें। समझ में आई? किसी जगह का एरिया बता रहा हूँ, मेरे कमरे का एरिया है 140 या 144 स्क्वायर फुट। इसका मतलब है 1 फुट बाय 100 फुट के 144 डब्बे आ सकते हैं इसमें। ये क्यों सुनना चाहता हूँ मैं कि इस कमरे का एरिया कितना है? कि यार मेरा जो सोफ़ा है वो 2 फुट बाय 2 फुट का है, यानी कितने स्क्वायर फुट का हुआ? कोई 2 फुट बाय 2 फुट स्क्वायर फुट का हुआ, तो 1 2 1 2, तो कितने डब्बे आ गए 1 1 स्क्वायर फुट के उसमें? तो मुझे पता है कि 4 स्क्वायर फुट का तो सोफ़ा है, 25 स्क्वायर फुट का टेबल है, तो मेरे इस कमरे में कितनी चीज़ें आ सकती हैं मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ इससे आसानी के लिए। तो अगर मैं फाइनली इस बात को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ का एरिया बता रहा हूँ तो पहले तो मैं क्या बताऊँगा? यूनिट में, और यूनिट के साथ क्या लफ्ज़ लगाऊँगा? स्क्वायर। हमारा शहर 25 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1 किलोमीटर के 25 डब्बे आ सकते हैं इस सिटी के अंदर। अगर मिसाल के तौर पे ये है, वैसे तो हमारा शहर हज़ारों किलोमीटर स्क्वायर है। बात समझ आ रही है? तो यूँ अगर मैं किसी चीज़ का एरिया बताता हूँ और उसके ऊपर स्क्वायर लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि उसमें उस यूनिट के स्क्वायर्स आएंगे, और कितने स्क्वायर्स आएंगे मैं बता रहा हूँ। अपनी इस बात को मुकम्मल करने के लिए, कंटिन्यूड है, स्टार्ट है, ओके। अपनी इस बात को मुकम्मल करने के लिए हम ज़रा जल्दी से छोटा सवाल करते हैं आपसे, फिर हम देखते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। एक कमरा है, उसकी लंबाई है 10 फुट, उसकी चौड़ाई है 8 फुट। एक तो आप मुझे बताइएगा कि उसमें कितना स्पेस है, उसका एरिया कितना है, या आप बताइएगा। अभी रुकें, अपने पास रखें, ध्यान में रखें मालूमात। दूसरी बात आप मुझे बताइएगा कि क्या ये फर्नीचर जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्या ये सारा फर्नीचर इस कमरे में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये देखिएगा, सोफ़ा है, वो है 2 फुट बाय 8 फुट का, ठीक है। 2 फुट बाय 8 फुट समझ रहे हैं कैसे बनेगा? ऐसे 8 होगा, ऐसे 2 होगा, है ना? बात समझ में आ रही है ना? ओके। और मेरी टेबल है, वो 3 फुट बाय 6 फुट की है, और मेरा बेड है जो 8 फुट बाय 7 फुट का है। मेरा सवाल आप लोगों से, यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग अपने तौर पे सोचिए, गौर कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस को ज्योमेट्री किस लेवल की समझ में आती है। मेरा सवाल ये है, क्या ये सारा फर्नीचर मेरे इस कमरे में आ जाएगा या नहीं आएगा? उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। रेशो क्या होता है, डिवीज़न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेजेस क्या होती हैं। हम एरिया निकालते हैं तो एरियाज में जब कुछ बोलते हैं कि इसका एरिया इतना है, तो हम कहना क्या चाह रहे होते हैं। तो ये सारी बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। और इंटीजर्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया, तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के
थोड़े से हमने चीज़ें हिलाई हैं। अलजबरा के ऊपर जैसे मैंने कहा बहुत डिटेल के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अलजबरा को ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप इसका जवाब तलाश कीजिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा फिर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।